सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम अपठित गद्यांश संबंधी पुनरावृत्ति करेंगे। हालांकि आप सबको बच्चों मैंने अपठित गद्यांश संबंधी वीडियो पहले भी भेजा था, जिससे संबंधित मैंने अपठित गद्यांश के बारे में जानकारी दी थी कि किन किन बातों का हमें अपठित गद्यांश करते समय ध्यान देना चाहिए। आशा है कि आपने उस वीडियो को अच्छे से देखा होगा। इसी आज के वीडियो में मैं आपको अपठित गद्यांश को पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तरों के संबंधी जानकारी दूंगी। आइए आरंभ करते हैं। अपठित गद्यांश, जिसे अनसेन पैसेज कहा जाता है, इसे आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। अभी मैं इसका पठन आरंभ कर रही हूँ। संसार के सभी देशों में शिक्षित वर्ग की सबसे पहली पहचान यह होती है कि वह अपनी मातृभाषा में दक्षता से काम कर सकता है। केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ शिक्षित वर्ग वह समझा जाता है जो अपनी मातृभाषा में दक्ष हो, निपुण हो या नहीं, किंतु अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो। संसार के अन्य देशों में सुसंस्कृत व्यक्ति वह समझा जाता है जिसके घर में अपनी भाषा की पुस्तकों का संग्रह हो और जिसे बराबर यह पता रहे कि उसकी भाषा के अच्छे लेखक और कवि कौन हैं तथा समय समय पर उनकी कौन सी कृतियां प्रकाशित हो रही हैं। भारत में स्थिति दूसरी है। यहाँ प्राय घर में साज सज्जा के आधुनिक उपकरण तो होते हैं, किंतु वह सुदशा नहीं, दुर्वस्था ही है। और जब तक वह दुर्वस्था कायम है, हमें अपने आप को सही अर्थों में शिक्षित और सुसंस्कृत मानने का ठीक ठाक न्याय संगत अधिकार नहीं है। इस दुर्अवस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालयों के प्राय सर्वोत्तम छात्र थे और अब शासन तंत्र में ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि में भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से ही हीन नहीं है, बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, म्यांमार, इंडोनेशिया, चीन और जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन सभी देशों के लेखकों की कृतियां वहां के अत्यंत सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं। केवल हम ही हैं जिनकी पुस्तकों पर यहाँ के तथा कथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्राय नहीं पड़ती। हमारा तथा कथित उच्च शिक्षित समुदाय जो कुछ भी पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है। जहाँ तक कि उसकी कविता और उपन्यास पढ़ने की तृष्णा भी अंग्रेजी की कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है और उसे यह जानने की इच्छा ही नहीं होती कि शरीर से वह जिस समाज का सदस्य है उसके मनोभाव उपन्यास और काव्य में किस अदा से व्यक्त हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, अभी मैंने आपके समक्ष ये अपठित गद्यांश को पढ़ा। बच्चों, किसी भी गद्यांश को पढ़ने के लिए आपको इसको 2-3 बार पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, ताकि आप इसी से संबंधित गद्यांश से संबंधित दिए गए प्रश्नों के उत्तर को अच्छी तरह से लिख सकें, सही रूप से उसका उत्तर दे सकें। ठीक है, अभी मैं इससे संबंधित प्रश्न पर चर्चा कर रही हूँ, आप ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न, संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान क्या है? यानी संसार के जितने भी देश हैं उसमें शिक्षित व्यक्ति जो भी हैं उनकी क्या पहचान है? तो बेटा इसका उत्तर बच्चों क्या होना चाहिए? इसका उत्तर आप ध्यान दीजिए,
कि संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान वह होती है कि वह अपनी मातृभाषा में दक्षता से काम कर सकता है। यानी कि हर शिक्षित व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान उसकी अपनी मातृभाषा होती है, क्योंकि मातृभाषा में हम अपनी बात को बड़ी आसानी से दूसरों के समक्ष भी रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो था प्रथम प्रश्न का उत्तर। अब द्वितीय, इसी से संबंधित द्वितीय प्रश्न है, संसार के अन्य देशों में सुसंस्कृत व्यक्ति किससे समझा जाता है। अब देखिए सुसंस्कृत, पहले तो बच्चों आपको सुसंस्कृत व्यक्ति मतलब का अर्थ पता होना चाहिए। यानी कि सुसंस्कृत व्यक्ति उसको समझा जाता है जिसके घर में अपनी भाषाओं की पुस्तकों का संग्रह हो, यानी कि जिसे अपनी मातृभाषा से प्यार हो, उसी से संबंधित पुस्तकें उसके घर में हो। साथ ही जिसे पता हो कि उसकी भाषा के अच्छे साहित्यकार कौन कौन हैं और समय समय पर उनकी कौन कौन सी कृतियां प्रकाशित हो रही हैं। वास्तव में सुसंस्कृत व्यक्ति वही कहलाता है। सरल भाषा में बच्चों आपने इसे कैसे लिखना है कि जिस घर में अपनी भाषाओं की पुस्तकों का संग्रह हो और जिस व्यक्ति को ये अच्छी तरह से पता हो कि उसकी भाषा के अच्छे साहित्यकार कौन हैं और समय समय पर समाज में किस साहित्यकार की कृतियां प्रकाशित हो रही हैं, वास्तव में वही सुसंस्कृत व्यक्ति कहलाता है। ठीक है। तृतीय प्रश्न इसी से संबंधित, इस गद्यांश में लेखक ने भारत की कौन सी दुर्अवस्था की ओर संकेत किया है। ये तो बेटा जब मैंने गद्यांश को पढ़ रही थी तो भी आपको समझ आ जाना चाहिए कि कौन सी ऐसी दुर्व्यवस्था है कि भारतीय घरों में पुस्तकों की जगह साज सज्जा, दिखावटीपन, कि कोई रिश्तेदार आए तो वो कहे घर बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा जी ये मैं बीच में आपको समझाने के लिए इन सब उदाहरणों का प्रयोग कर रही हूँ कि भारतीय घरों में साज सज्जा के आधुनिक उपकरण, घर में टीवी भी होना चाहिए, वीसीआर भी होना चाहिए, हैं तरह तरह के स्पीकर होने चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें यानी साज सज्जा के आधुनिक उपकरण तो मिलते हैं, पर अपनी भाषा की पुस्तकें या पत्रिकाएं कहीं पे भी घर में दिखाई नहीं देती। लेखक की दृष्टि में संसार की यानी भारत की सबसे बड़ी दुर्व्यवस्था यही है। यानी लेखक ने इस और संकेत किया है कि आजकल के बच्चे, आजकल के घर के लोग पुस्तकें या पत्रिका रखने पसंद नहीं करते, बल्कि साज सज्जा जैसा सामान रखना ही अच्छा समझते हैं। उसके बाद चतुर्थ प्रश्न, भारत के तथाकथित शिक्षित वर्ग की किस बुराई की और लेखक ने संकेत किया है। इसका उत्तर बच्चों ये है कि हमारे देश का तथाकथित शिक्षित समुदाय अंग्रेजी साहित्य की पुस्तकें तो पढ़ लेता है, पर वह अपनी मातृभाषा की साहित्यिक पुस्तकों की ओर देखता भी नहीं है। वह यह भी जानने का कभी प्रयास नहीं करता कि जिस समाज में वह रह रहा है उस समाज के मनोभाव उसकी भाषा के साहित्य में किस प्रकार अभिव्यक्त हो रहे हैं। यानी लेखक ने इस तरफ हमें संकेत किया है। ठीक है। पांचवा प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। यानी कि इस गद्यांश के लिए आप कौन सा टाइटल रखना चाहेंगे। इस मेरे हिसाब से इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक शिक्षित और सुसंस्कृत कौन, यह शीर्षक उचित सिद्ध हो रहा है। उचित लग रहा है कि इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक शिक्षित और सुसंस्कृत कौन, ये उचित लग रहा है। ठीक है बच्चों, अब इसी से संबंधित छठा प्रश्न कि भारत में शिक्षित व्यक्ति कौन समझा जाता है। भारत की दृष्टि में इस शिक्षित व्यक्ति वही समझा जाता है जो अंग्रेजी भाषा में निपुण हो, भले ही उसे अपनी मातृभाषा का ज्ञान हो या न हो, लेकिन उसको अंग्रेजी भाषा आनी चाहिए। वो
अंग्रेजी भाषा में एक्सपर्ट होना चाहिए, चाहे उसे अपनी मातृभाषा का कोई ज्ञान है या नहीं है। इस गद्यांश संबंधित अंतिम जो मैं प्रश्न आपको बता रही हूँ कि इस गद्यांश में से दो ऐसे शब्द छांटिए जिसमें दू दू के साथ मैंने विसर्ग का प्रयोग किया है, का उपसर्ग वाले शब्द बने हों। अब इसमें से इस मतलब गद्यांश में से, पद्यांश नहीं गद्यांश में से हमने दो ऐसे शब्दों का चुनाव करना है। ये आपके गद्यांश के बीच में ही दिए हुए हैं। एक है दुर्व्यवस्था, ठीक है, और दूसरा है दुष्परिणाम। ये देखिए यहाँ पर आपने देखा कि प्रथम यानी कि गद्यांश का पैराग्राफ जो मैंने पढ़ के सुनाया उसकी अंतिम लाइन में दुर्व्यवस्था मतलब दुर्व्यवस्था का वर्णन किया गया है, और इसी के साथ और दुष्परिणाम जैसे कि अगला मतलब पैराग्राफ के में पहली ही पंक्ति में ये दिखाया गया। इसका मतलब यहाँ पर ये जो दो उपसर्ग हैं, दुर्व्यवस्था और दुष्परिणाम। ठीक है बच्चों, आज मैंने आपको पठित गद्यांश की दोहराई करवाई। आशा है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ठीक है, धन्यवाद।